चलिए, आज प्रोबेबिलिटी की एक क्लास और ले रहा हूं मैं आपके साथ। इसके बाद पीएनसी और प्रोबेबिलिटी की एक क्लास और लूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके अलावा 21 वाले बच्चों को बता दूं कि आप लोग पेपर के एनालिसिस अभी अच्छे से नहीं कर रहे हो। इसके लिए फिर मैंने आपको एक टाइम दे रहा हूं। मैं आपको एक तो अभी मैंने बोला था वेडनेसडे को एक पेपर लूंगा, वो नहीं ले रहा हूं। और दूसरा, आज की क्लास भी प्रोबेबिलिटी की इसलिए रखी कि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए बिफोर स्टार्टिंग वेक्टर। तो ये जो आपको टाइम दिया जा रहा है इसका एक ही पर्पज है कि पेपर के एनालिसिस को ज्यादा बढ़ाएं। तो कल वाला पेपर फिलहाल में पोस्टपोन्ड है। थर्सडे को पेपर होगा मैथ्स मॉक और फ्राइडे को होगा कंप्लीट मॉक, है ना। ये दो पेपर हैं। इसके अलावा आज ये कंप्लीट करेंगे तो कल से वेक्टर स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग जो भी पेंडिंग वर्क है, इसके अलावा आज सुबह क्लास नहीं हुई थी, अभी 2 दिन संडे और मंडे भी कल एक ही क्लास हुई थी, तो आपने आई थिंक करा होगा पेपर एनालिसिस। तो ये जो आप टाइम मिलेगा इसका आप बेनिफिट लो, जब फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये ध्यान रखना आप लोग कि सब जितने पेपर अब तक हुए सबको एनालाइज करो और हर पेपर का वो क्वेश्चन जो आपने एनालिसिस कर लिया है, अगर वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आए तो क्या होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको वो क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व हो रहा है तो समझ जाओ कि आपकी रैंक टॉप में आएगी, और आप उसको फिर से सॉल्व कर रहे हो तो बस समझ लो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान दो, ठीक है। सैटरडे को मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा स्टैटिस्टिक्स की। सैटरडे हो सकता है मैं 2 क्लास लूं, तो वो जो पोर्शन बचा हुआ अपना, वो जो कल मैंने छोड़ा था वो कवर करवाऊंगा, और साथ में ये जो स्टार्ट जो चल रहा है हमारा रेगुलर वो अलग है। चलो, अब इस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो बता रहा हूं, और अगले वीक से आपका रीजनिंग का एनालिसिस भी स्टार्ट कर दूंगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन हो सकता है आपको बन गए हों। इफ इन अ थ्रो ऑफ 3 डाइज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 डाई शो अप, कम से कम एक डाई क्या करे, तो एक भी ना करे वो कर सकते हो। तो 1 माइनस नन ऑफ देम, यस और नो, तो कितना, कल जो प्रोबेबिलिटी का टेस्ट हुआ था उसमें बन गए क्वेश्चन कि उसमें डाउट है? कितने होंगे? कुछ आपको भी करना है। कितने होंगे? संडे को जो टेस्ट दिया था उसमें कितने होंगे? चलिए, हो गया होगा ये। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मार्क्समैन विल हिट अ टारगेट इज गिवन बाय, हिट अ टारगेट कितना है, 1/5, देन हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हिट इन, एटलीस्ट 1 बोला है, तो 1 माइनस 4/5 की पावर 10। तो ये डी क्यों बोलो, है तो ऑप्शन ए नहीं है, तो डी क्यों बोल रहे थे? अच्छा, 1 माइनस नन ऑफ देम बोल रहे हो, ओके, फिर ठीक है। रोहित एक बार रिफ्रेश करो, साउंड आ जाएगा। फोर कॉइन आर टॉस द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड, हो गया होगा। इफ ए इज इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ इटसेल्फ, इफ एंड ओनली इफ, कब, 0 और, या तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा या श्योर। A dice throw 2n plus 1 time the probability of getting 1, 3 और 4 at most n टाइम, तो n की वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू आप 0 ना लें तो अच्छा है, और 0 ले भी लेंगे तो चलेगा, पर 0 ना ले तो अच्छा है। और 0 लिया तो क्या हो जाएगा, केवल एक ही बार फेंकना है, ठीक है। केवल कितने बार फेंकना है, और उसमें एक बार फेंकने पे यहां पर भी 1 ही आएगा, मतलब 0 टाइम्स है। हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 3 और 4 एट मोस्ट 0 टाइम, मतलब ये ना आए, कुछ भी ना आए, तो बचा हुआ क्या होगा, 3/6, यानी
तो अगर आप फिर सुन लो, मान लो आपने n की वैल्यू 0 ली, तो डाइस को कितने बार फेंकना है? एक बार। और एक बार फेंकने पर 1, 3 और 4 एटमोस्ट यहां पे 0 लिखोगे, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 0 ले रहे हो, यानी 1, 3, 4 एटमोस्ट 0 टाइम, यानी ये आई ना, तो ये ना आए तो क्या है? 2, 2, 5 और 6, तो 3/6, दिस इज 1/2। मान लो आप n की वैल्यू 1 लेते, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए n का वैल्यू 1 लेते, तो डाइस को कितने बार फेंकते? 3 बार। और अधिक से अधिक कितने बार चाहते आप? अच्छा, यहां पर एक खास बात है, 1, 3 और 6 तीन नंबर है, तो p कितना है? मान लो आने की बात करें तो भी 1/2, और ना आने की, जहां p और q इक्वल हो जाता है वहां तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। यस और नो? तो p q फिर कितने बार आए? एक बार। अधिक से अधिक कितना हो जाएगा? अरे जब आपने n की वैल्यू 1 ली तो 3 बार फेंकोगे, उन 3 बार में 1, 3 और 4 अधिक से अधिक कितने बार आए? एक बार आए, तो 0 भी काउंट होगा और 1 भी काउंट होगा। तो ऐसा लिखोगे, 0 मतलब 3c0 प्लस 3c1 अपॉन 2 की पावर 3, तो 1 प्लस 3 अपॉन 8, दिस इज 1/2, ऐसे निकालो। अधिक से अधिक एक बार आए, तो हो सकता है एक बार भी ना आए, और हो सकता है एक बार आ जाए, तो आंसर वही आएगा 1/2। मनोज अभी बताता हूं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये क्लियर? अच्छा, ये शीट का डिस्कशन इसलिए भी करना था, मुझे एक चीज आपको और बतानी थी। प्रोबेबिलिटी में 2-3 चीजें थी। एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहले बताया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है q प्लस पी की होल पावर n, और गेटिंग आर सक्सेस के लिए NCR q पावर n माइनस आर। अब आप इसमें कभी मिस्टेक नहीं करोगे, एक चीज और, इसके अलावा इन प्रोबेबिलिटी मीन क्या होता है? मीन होता है एनपी, और वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, ये होता है एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, ये होता है रूट एनपीक्यू। इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये 5 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, 3 चीजें ध्यान रखिए, q प्लस पी की पावर n, एक p x इक्वल टू आर, एनसीआर q पावर n माइनस आर इंटू पी पावर r। मीन होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट एनपीक्यू। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, जब जाके कमांड आएगा। उसके बाद भी कभी कभार कोई क्वेश्चन नहीं बने तो उस क्वेश्चन की जगह जो बन रहा है उनके लिए खुश होना, जो नहीं बन रहा है ना उनके लिए दुखी रहोगे, तो फिर आप हमेशा ही दुखी रहोगे। चलो अगला क्वेश्चन। देखो, ईच लेटर टेक प्लेस इन राइट एनवेलप, तो सभी लेटर सही एनवेलप में जाएं, ये बोला है। तो 1/फैक्टोरियल n, क्योंकि टोटल केसेस होंगे फैक्टोरियल n, और फेवरेबल केसेस कितना? 1।
और अगर लिखा होता ऑल लेटर नॉट प्लेस इन राइट एनवेलप तो फिर 1 माइनस ये दिया हुआ। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ होशियार सर्कुलर परम्यूटेशन समझ के कि ये ऐसे एन लेटर है और एन लिफाफे हैं तो फैक्टोरियल -1 मान सकते हैं। छूट गया, बता रहा हूं अभी, ये क्लियर है। 6 कैसे छूट गया? अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं हुआ। ओके, तो इसमें मीन दिया है 6, मीन होता है एनपी, तो एनपी दिया 6, वेरियंस होता है एनपी क्यू, दिस इज 2, तो एनपी रखा 6, तो क्यू 1/3, तो पी आ गया 2/3 और पी को यहां रख दो, तो एन कितना 9, तो क्यू प्लस पी की पावर 9, तो 2/3 प्लस 1/3 की पावर 9, दिस इज द राइट आंसर। हाँ, क्यू क्यू क्या, अच्छा क्यू ये है ना, सॉरी, क्यू ये है तो ये होगा। अब आप बोलो कि ये और ये आंसर में कोई अंतर है क्या? नहीं है, पर जब इसका प्रूफ किया जाता है तो क्यू प्लस बी, मान लो ये आंसर होता ही नहीं तो फिर ये लगा देते हैं, फिर चल जाएगा, पर अगर दोनों हैं तो प्रेफरेंस किसको दोगे आप? क्यू को। ये दिया ही मैंने उस समय क्वेश्चन ये सोच के था कि अगर, और ऐसे आए हुए एग्जाम में, अगर दोनों हैं तो क्यू को प्रेफरेंस दोगे और नहीं है तो फिर पी भी दे दोगे तो चल जाएगा। बाकी इसका सम वैसे तो क्या होता है 1, लॉजिकली तो ये भी 1 है और ये भी क्या है 1 है, ये भी क्या है और ये भी क्या है, तो सभी आंसर सेम है। डी करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आया? एक बार फिर बता रहा हूं कि जब भी कभी, बस इतना सा एक ये क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी पढ़ानी थी, कभी भी आपको ये दिया हुआ हो, क्या क्या, नंबर 1 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप हेडिंग डाल दीजिएगा, एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यू प्लस पी की पावर एन टेकिंग आर सक्सेसेस x इक्वल टू आर एन सी आर क्यू पावर। अब आप इसमें भूलोगे भी नहीं अगर इसके साथ लिखोगे, पहला टर्म क्यू है फिर आर है, नहीं तो पी पावर आर और क्यू पावर एन माइनस आर में गड़बड़ करते हो। फिर मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बोलते हैं मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज एन वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है एनपी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है रूट एनपी क्यू। ओके, तो यहां पर मीन दिया हुआ 6, तो मीन मतलब एनपी दिया है, पहले ही एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, वेरिएंस मान लो दिया है कितना, अब 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं 2, तो एनपी क्यू कितना दिया है 2, तो एनपी की जगह 6 रख दिया, 6 क्यू इक्वल टू 2, देन क्यू इक्वल टू क्यू 1/3, तो पी कितना, और पी यहां रख दो, तो एन 9। आप पूछा क्या है देख लो, कई बार पूछते हैं ये देखे, जैसे मीन और वेरिएंस देके पूछते हैं फाइंड गेटिंग 4 सक्सेसेस, क्या बोला मैंने, फाइंड गेटिंग 4 सक्सेसेस, कैसे निकालोगे, x इक्वल टू 4, बोलो 9c4, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इनटू क्यू क्यू कितना है 1/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 4, अगर गेटिंग 8 सक्सेस 4 सक्सेस बोला है, ठीक है। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो q प्लस पी का होल पावर n, तो 1/3 प्लस 2/3 की पावर 9, ऐसा पूछा जा सकता। मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, करो जरा फटाफट। ओके, लिखिए क्वेश्चन 1, इफ मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 8 and standard deviation of binomial distribution is 6, find getting 5 successes।
फाइंड गेटिंग 5 सक्सेसेस। मीन हो गया एनपी, ये 8 है। स्टैंडर्ड डेविएशन एनपी क्यू ये है 6। आपने एनपी की वैल्यू रखी 8। यस, मैंने आपको अंडर रूट एनपी क्यू दिया है 6, तो एनपी क्यू कितना हो गया बेटा 36। एनपी की जगह रखा 8, तो क्यू इक्वल टू 36/8, यानी 4 से कैंसिल करो तो 9/2। क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन पूछा जा चुका एग्जाम में, याद रखेगा इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसना, वेरिएंस। वेरिएंस से हमेशा ज्यादा होगी। मीन बड़ा होना चाहिए, वेरिएंस छोटा। यहां पे वेरिएंस कितना हो गया, बड़ा, तो ये प्रॉपर्टी पूछी जा चुकी है। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 4 ऑप्शन थे, मैं बता रहा हूं, मुझे अभी भी याद है क्वेश्चन। मीन ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन लेस देन वेरिएंस, मीन इक्वल टू वेरिएंस, मीन इक्वल टू 2 टाइम वेरिएंस। बिल्कुल यही ऑप्शन थे, तो क्या आंसर दोगे, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। अगर मीन की वैल्यू बड़ी हुई वेरिएंस है तो क्यू और पी पी या क्यू में कोई एक वन से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो वो डेटा मैंने रॉन्ग दिया था ये बताने के लिए। मुझे पता था कि आप आंसर यही सुनना था मुझे। क्लियर है बात। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मीन हमेशा बड़ा होगा, वेरिएंस हमेशा छोटा। जैसे एक क्वेश्चन और लिखिए, मीन इज 5, वेरिएंस इज 3, फाइंड। अब इसमें हो सकता है आपको एन ना मिल पाए, इसलिए थोड़ा सा चेंज करो। मीन लिखिएगा, मीन लिखिए 6, वेरिएंस लिखिएगा 4। पहले देखना पी क्यू एन क्या आ रहा है। फाइंड पी क्यू एन एन। फाइंड पी क्यू एंड एन। कमेंट शो हो रहे हैं, आप लोग परेशान मत हुआ करिए। आप सब लोगों से मैं एक ही बात बोलूंगा, आपके कमेंट भी शो हो रहे होते हैं और मैं पढ़ भी लेता हूं, पर मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर मैं उनको पढ़ूंगा तो पढ़ा नहीं सकता। मैं आपके कमेंट देख के मुझे जो लगता है वो मैं डिसाइड समझ जाता हूं क्या पूछ रहा है। आप एक्सेप्ट टॉपिक कुछ पूछते हो तो मैं वो बात ही नहीं छेड़ता, क्योंकि अगर वो बात छेड़नी चालू कर दी तो ये ऐसी क्लासें बंद हो जाएंगी। फिर आपसे वही बात करना, आपको सुनना अच्छा लगेगा। आप वही फील करा करो जो क्लास के बच्चे करते हैं। क्लास में बैठा हुआ बच्चा जैसे पूछता है वैसे ही आप भी पूछो, पर पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। बस हो गया ये। पी कितना, मीन कितना होता है बेटा, एनपी हो गया 6, एनपी क्यू कितना हो गया 4, तो बोलो क्यू कितना 2/3। पी तो ये एन कितना हो गया, एन हो गया 18। अब इसमें आपको 3 चीजें पता है। अब क्या क्या पूछ सकते हैं, या तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, तो आप बोलोगे कितना 2/3 प्लस 1/3 की पावर 18। गेटिंग 5 सक्सेसेस पूछा होता तो 18C5 2/3 की पावर 13 एंड 1/3 की पावर बोलो 5। डन, क्लियर। तो इस तरह ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा आपसे, कभी भी आएगा। तो जब भी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो तो मीन जो होता है वो हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है, क्योंकि अगर वो बड़ा नहीं होगा तो फिर वैल्यू कम मिल जाएगी। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या था एक बार फिर बता देता हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए फिफ्थ में 2 तरीके करने के। अगर आप जीरो मत लो, जीरो से आपको समझने में दिक्कत हो रही, तो आपने ले लिया एन को 1, एन को 1 लिया तो हो गया 3, मतलब आ डाइस थ्रो 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 3 और 4 एट मोस्ट एन टाइम, मतलब जो एन माना है उतने ही मानोगे ना 1 टाइम,
तो एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक एक बार आए। तो पहले तो बताओ 1, 3 और 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, 3 और 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3/6 यानी 1/2। क्यू भी 1/2। जहां पी और क्यू 1/2 हो जाए वहां आप डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो। कौन सा? एनसीआर अपॉन। अब आप इसमें कौन सा लगाओगे? अधिक से अधिक एक बार आए, तो आप खुद ही बोलोगे ना, हो सकता है सर 0 बार आया हो, मतलब एक बार भी नहीं आया, और या हो सकता है, बस खत्म। क्या आ गया आंसर? n इक्वल टू 1। 0 लेने पे समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप 1 ले लो, पर 0 पे भी वो क्वेश्चन इजीली हो रहा था। ओके, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस करोगे तो बनने लगेंगे। चलो, ये मुझे एक टाइप बतानी थी, इसलिए मैंने शीट के क्वेश्चन उस दिन देखे तो मैं सोचा करवा दूं। 2 स्क्वायर आर चूजन रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ साइड इन कॉमन। करिए, चेस बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे करते हैं? चेस बोर्ड बनाइए अपनी कॉपी में सभी लोग। सभी लोग चेस बोर्ड बना। अरे बेटा, एनपीक्यू में, एनपी और एनपीक्यू में आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जिसपे आपको खुद भी बाद में अफसोस होता होगा। ये 6 है, ये 4 है, यहां पे रखा एनपी, तो 6q इक्वल टू 4, तो q 2/3, तो p प्लस क्यू पहले दिन की प्रोबेबिलिटी की क्लास से पढ़ रहे हैं, p प्लस क्यू 1 होता है। पूछ रहा p कैसे निकालते हैं? तो आप सोचो, फिर आप चीजों को याद नहीं रखते हो। चेस बोर्ड से रिलेटेड जो 2 टाइप्स हैं वो दोनों बता रहा हूं, बनाइए जरा चेस बोर्ड। कहां है चेस बोर्ड? कब बनाओगे? आपको एक खास बात पता है, जब भी मैं चेस बोर्ड का क्वेश्चन बनाने के लिए बोलता हूं और मैं देखता हूं कॉपी में आके, तो कई बच्चे ऐसा बनाते हैं। बिल्कुल, अब बता रहा हूं मैं। कुछ ऐसा बनाते हैं, चेस बोर्ड मतलब चेस बोर्ड की तरह बनाओ, कुछ ऐसा बनाते हैं चेस बोर्ड। अरे भाई, सीधी लाइन नहीं खींचो, पर चेस बोर्ड कम से स्क्वायर तो दिखे, प्रॉपर लाइनें तो दिखे, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को। अब आप पूछेंगे मुझसे पिछले क्वेश्चन में एन कैसे निकालते हैं? बेटा, आप लोगों का, आप लोग बिल्कुल क्या फोकस नहीं हो रहा क्या? अगर पी और क्यू पता है तो एन नहीं निकलेगा क्या? ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको सच में बनती है ना, आप इतना अपने आप को डिपेंडेंट बनाते हो। मैंने जैसे जो टाइप बताई है उस टाइप पे भी प्रॉब्लम इसलिए आती केवल क्योंकि हम उसको ट्राई नहीं करते। जैसे अगर आप में से जिसने मुझे पी पूछा, एन पूछा, इसका मतलब आप कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हो अपने लेवल पे, और इसलिए स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। स्कोर बढ़ाने के लिए अपने आप को भी तैयार करिए हर जगह। यस। अब जब चेस बोर्ड की बात होगी तो 9 पैरेलल लाइन लीजिए, 2-3 टाइप होते हैं इसमें, वो दोनों बताऊंगा, और 9 वर्टिकल लाइन लीजिए। अब देखिए चेस बोर्ड में क्या होता है, किस तरह के टाइप आते हैं वो बताता हूं। ये ब्लैक स्क्वायर्स हैं,
ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको बनाया, क्योंकि इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों तीनों टाइप आपको कवर करनी है। कुछ ऐसे ही होगा, राइट? अब देखिए, अभी जो क्वेश्चन दिया है वो क्या था, पहले समझ लीजिए। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है साइड इन कॉमन। साइड इन कॉमन का मतलब होता है कि जो भी स्क्वायर आपने निकाला है, थोड़ा समझना इसकी जगह, नहीं तो ये रब कर दूंगा तभी थोड़ा दिक्कत होगा समझाने में। जो भी स्क्वायर आपने निकाला है उसकी साइड कॉमन है। मान लो ये वाला स्क्वायर निकाला है, तो इसके साथ या तो ये आएगा या ये आएगा। क्या फायदा होगा इससे? इस स्क्वायर के साथ ये वाला आया या ये वाला आया, तो साइड कॉमन हो गई। यस और नो? मतलब इस स्क्वायर के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? दो। दो इसके पास है, दो इसके पास है। पहले कॉर्नर की बात कर रहे हैं, टाइप ही अलग है बिल्कुल। और इसका हो सके तो आंसर ध्यान ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो तीन टाइप होती है, टाइम लेगा पेपर में, मतलब मैं भी अगर करूंगा तो टाइम लेगा। अगर मैंने इसका आंसर याद रखा तो ठीक, नहीं तो लीव दिस क्वेश्चन। ये दो कॉर्नर ले सकता है, ये दो कॉर्नर, यस और नो? यानी ये जो चार कॉर्नर वाले स्क्वायर हैं इनके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? दो दो। मतलब इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, इसके बाद भी दो ऑप्शन है। तो इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 2। यस और नो? मतलब बेसिकली 8 स्क्वायर होगा। 4 टाइम्स ऑफ 2 इसलिए लिखा कि चार कॉर्नर है और हर कॉर्नर के पास दो पॉसिबल ऑप्शन है जिसमें कि साइड कॉमन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मान लो ये वाला स्क्वायर होता, तो बताओ कितने ऑप्शन होते? एक, दो, तीन होते। कोई भी ले लो, ये वाला ले लो, 1, 2 और 3। इवन इसको भी ले लो, 1, 2 और 3। यानी कॉर्नर के बाद ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के पास एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन ये था। ऐसे तीन ऑप्शन है। तो ऐसे कितने स्क्वायर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 + 6 + 6 + 6, यानी ऐसे 24 स्क्वायर हैं। और हर एक के पास कितनी चॉइस है? तीन। तो 24 × 3। अब टोटल 24 और 4 मिला के 28 स्क्वायर कम हो गए। कितने में से? 64 में। तो 64 में से 28 सेपरेट करो तो कितना बचेगा? बच्चे 32 लिखते हैं, 32 बचेगा। कितना बचेगा? 36। ठीक है, 32 क्यों लिखते हैं बता रहा हूं। 8, 8, 8 और 8 कितने कम हो गए? सुनिए, 8 + 8 16 + 24 + 32। 32 कम, 32 बचे, सब खत्म। ऑप्शन है, समझ में आया? अरे भैया, अगर आपने ये 8 गिन लिए और ये 8 गिन लिए तो फिर यहां के कितने कितने गिनोगे? 6 6। आप 7 7 गिनेंगे, 6 6 गिनेंगे ना बेटा। ये भी हो गया लाइन और ये भी लाइन हो गई। तो 1 2 3 4 5 और 6। मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत हाईएस्ट कॉमन मिस्टेक होती है कि उसके बाद बच्चे अक्सर 32 लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्या लिखना है? 36। पहले ये एक करेक्शन करना है। और इसको मैं बिना गिने बता रहा हूं। 24 और 4 28 निकल चुके हैं। अब कोई भी बीच का जो स्क्वायर होगा, बताओ इसके पास कितने चॉइस हैं? 1, 2, 3 और 4। कोई भी ले लो, 1, 2, 3 और 4, यानी बीच का कोई भी स्क्वायर के पास चार पॉसिबिलिटी निकल के आती हैं। ये चार, यस और नो? तो इंटू कितना लिखोगे? आउट ऑफ 52 इंटू 51 करिए। 52C2 क्यों नहीं लिखा, वो भी रीजन बताता हूं। क्योंकि आप हर एक का एक एक सोच रहे हैं। इसके साथ भी ये सोचा है और इसके साथ इधर भी सोचा है। तो आप जो ऑर्डर होता है ना, ए बी और बी ए दोनों ले रहे हैं, तो नीचे भी एक एक करके स्क्वायर लिया होगा। इसलिए 52C2 ना लिखें। करिए सॉल्व।
क्या आ गया? अरे 52 गलती से लिख दिया। 64 इंटू कितना आ रहा, सॉल्व करके देखना। 1/18, 1/9। वन बाय 18 समझ में आया? एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा और समझने वाला था कि अगर आप कोई एक कॉर्नर लेते हैं, पहले कॉर्नर की बात करें तो इस कॉर्नर के पास हमारे पास 4 चॉइस निकल के आती है, 1 2। इस कॉर्नर के साथ 1 2, इस कॉर्नर के साथ 1 2, इस कॉर्नर के साथ, तो मैंने ऐसे 4 कॉर्नर लिखे, हर कॉर्नर पे 2 चॉइस। कॉर्नर के बाद नेक्स्ट वाले पे आए, इनमें से कोई भी 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी देखो तो हर एक स्क्वायर के पास 3 ऑप्शन है। इसके इधर वाला नहीं है इसलिए 3 हो गए। तो ऐसे 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, तो 24 इंटू 3। अब कॉर्नर का पूरा खत्म। अब यहां से लेके ये वाला जो स्क्वायर बचा, ये कितने का बचा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36 का एक बोर्ड बचा हुआ है। इस 36 के बोर्ड पे कोई भी स्क्वायर ले लो, मान लो ये लिया, तो बोलो 1 2 3 और 4, हर एक कोई भी ले लो, 1 2 3 एंड 4। तो हर एक के साथ कितने? 4, और कितने बचे? 36। 6 इंटू 6 का बोर्ड है तो 36 ऐसे गिन सकते हो। 28 स्क्वायर ले लिए तो बचे कितने? 36, ऐसे गिन सकते हो। ऐसे मत गिनना गलती से, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है? ये गिना तो सब कवाड़ा हो गया। तो हर ये बचे हुए 36 के साथ हर एक के पास 4 ऑप्शन है आउट ऑफ 64 63। ऊपर एक एक करके लिए तो नीचे भी एक एक करके निकाल दिया। देखो आंसर दिया होगा, 1/18 भी दिया होगा और 1/9 भी दिया होगा। अगर 64C 2 लिख दोगे तो 1/9 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखना है वो। ऐसा सोचते हैं, इसमें मैं बता रहा हूं कि 64 मतलब पहला ये कॉर्नर लिया 1/64, फिर इसके साथ कौन कौन से हैं? एक मिनट इसको मैं देख लेता हूं। इसके साथ एक ये है ना, तो 1/63। एक मिनट रुकना बेटा। अच्छा, इसके साथ ये लिया, इसमें 2 आएगा, सॉरी ऐसा लिख लो आप, 64C2, तो आंसर आएगा 1/9, 2 होंगे। देखना इसका बुक में आंसर क्या दिया। देखो अगर हो तो। पर एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना। अब हमने ये लिया और एक बार ये लिया, ठीक है, 3 टाइम्स होगा। आप 64C2 से मत करो, एक बार जरा आप लोग, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा जरा आंसर। क्योंकि मुझे ध्यान है 64 63 लोग हैं, क्योंकि अपन 1/1 ले रहे हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, 1/18 यही है, यही रहने दीजिए, क्योंकि हमने 1/1 लिया तो सारे केसेस ले लिए। यस, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्या कंफ्यूजन है क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ो क्या है क्वेश्चन। 1 मिनट दिखाता हूं, फिर उसके बाद पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है
कि टू स्क्वायर आर चूजन एट रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ साइड इन कॉमन, मतलब दो स्क्वायर ऐसे लो जिनकी की साइड कॉमन हो। ठीक, तो साइड कॉमन हो मतलब जो भी स्क्वायर आया हो, जैसे मान लो ये स्क्वायर आया बेटा, तो इसके साथ कौन कौन से दो स्क्वायर ले सकते हो, इसके साथ कौन कौन से स्क्वायर ले सकते हो, या तो ये दो स्क्वायर आएंगे, एक केस ये हुआ, या एक केस ये हो सकता है बेटा, है ना, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है टू, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। यानी इस पर्टिकुलर स्क्वायर के साथ आप बताइए कितने ऑप्शन है, 4। मान लो कि ये स्क्वायर है बेटा, तो इसके साथ कितने ऑप्शन है, ये हो सकता है, मतलब ये बना दे हम, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 1/80 नहीं आएगा, 64C2 नहीं लिखना है। अगर मान लो ये स्क्वायर होता, मान लो, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। और चेस बोर्ड कितने का होता है, 8 इंटू 8 स्क्वायर का, ना तो 9 इंटू 9 का होता है, ना 7 इंटू 7 का होता है, ना 6 इंटू, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप बताओ ऐसे कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, और हर कॉर्नर पे कितने ऑप्शन है, हर कॉर्नर के पास 2, तो 4 इंटू 2 लिखा मैंने, 4 इंटू 2। फिर कॉर्नर के बाद जब ये वाले बेटा चॉइस पे आए, तो इनके पास कितने ऑप्शन है बताओ, 3, तो ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6, तो ये हुआ 24, हर एक के पास 3। अब 28 स्क्वायर कम हो गए कोने वाले सब, तो ये जो इसको जो लाइन खींची है मैंने, ये एक बचा 6 इंटू 6 का बोर्ड, ऐसा सोच लो हमने पीछे के काट दिए, तो 36 स्क्वायर बच गए, हर एक के पास 4 ऑप्शन है। और हमने 1 बाय 1 स्क्वायर लिया, तो मैंने वो इसलिए लिखा था कि ऐसी गलती करते हैं हम, ये नहीं करना, हमने एक एक करके स्क्वायर लिया ना, तो 64 इंटू 63 लिखो नीचे, तो करेक्ट आंसर इज 1/18। कैसे, इसीलिए तो नीचे 64 63 आया, पहले ये आया फिर ये आया, पहले ये आया फिर ये आया, जब इधर आए तो ये फर्स्ट आया और फिर सेकंड आया, इसलिए नीचे C2 नहीं लिखा। हर एक के साथ रिपीट हो रहे हैं, इसके साथ ये रिपीट है, पर इसके साथ ये ऐसा है, इनके नंबर होते हैं। अगर आपने कभी चेस बोर्ड देखा हो तो चेस बोर्ड में नंबर दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ABCDEFGH, इनकी चार्ल्स होती है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो। मान लो ये ABCD ऐसा होता है, ये A1 है, मतलब A के साथ आपने किसके साथ, A के साथ कौन सी चाल ली है वो बताई जाती है, तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब है 1 2 और इसका मतलब है 2 1, जो हम अरेंज करते हैं। तो नीचे इसलिए तो बाय 2 नहीं लिखा, जब हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था मैंने प्लेइंग कार्ड में, कि आप जब 52C2 लिखते हो तो वो अरेंज कर देता, आपने यहां पर लिए हैं ऑलरेडी अरेंज। आप हर स्क्वायर को देखो, आप इसके साथ जो चाल ले रहे हो, इसके साथ भी ये आया होगा, इसके साथ भी ये आया होगा, पर ऑर्डर उसके अलग अलग होगा। तो A के साथ B या B के साथ A, 1 के साथ 2 या 2 के साथ 1, ठीक। और 64 63 कहां से आया, अरे भैया 64 स्क्वायर में से एक निकाला, फिर एक निकलने के बाद दूसरा निकाला बचे हुए 63 में से, ओके। इसमें एक टाइप ये बनती है और दूसरी टाइप भी लिख लो जो मैं दे रहा हूं, मुझे पता नहीं इस शीट में है कि नहीं वो क्वेश्चन। और मत करो ऐसा पूरी रामायण खत्म हो गई, मत पूछो भगवान कृष्ण कहां थे, पूछ रहे हो 24 कहां से आया। अरे भाई ये 6 स्क्वायर यहां पर हैं, ये 6 स्क्वायर, ये 6 मिलके 24 हुए, इससे 24 आया, ये 4 कॉर्नर हैं उससे 4 आया, और बचे हुए ये 36 हैं उससे 4 आया है। अब लिखिए 2 स्क्वायर चूजन एट रैंडम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। टू स्क्वायर selected on a chessboard, find 2 में बहुत लंबा चला जाएगा, एक काम करो लिखो 3 स्क्वायर,
3 की जगह बल्कि 4 लिख लो, पहले बड़ा क्वेश्चन देता हूं फिर छोटे बड़े सब दे दूंगा। 4 स्क्वायर selected at random on a chessboard, find the probability they are in diagonally, they are in diagonally। अब इसमें कहां पे क्या क्या दिमाग लोग चलाते हैं बताता हूं। सर 2 स्क्वायर बोला है तो 2 स्क्वायर तो ये भी हो सकता है, एक स्क्वायर पूरा ऐसे मान लो एक ये, ऐसा नहीं होता। जब आपसे प्लेइंग कार्ड में सॉरी चेस बोर्ड में टोटल स्क्वायर पूछे तो 204 बोलते हैं, पर जब भी क्वेश्चन बना जाएगा तो इसका मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है बाय डिफॉल्ट कितने स्क्वायर में पूछा है, 64 स्क्वायर में पूछा है, और जो भी निकालना है वो 64 में। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में आपने अपनी मर्जी से कि सर ये भी तो एक स्क्वायर है और इसके साथ ये 3 वाला स्क्वायर की साइड कॉमन हो गई, ये नहीं पूछा जाता, ना कंसीडर किया जाता, ना उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि आउट ऑफ 64 चेस बोर्ड वर्ड लिखा है तो कितने स्क्वायर माना जाएंगे प्रोबेबिलिटी में, 64 ही माने जाएंगे। क्लियर है बात। अब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन का टाइप बता देता हूं। इसमें 2 स्क्वायर का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 3 स्क्वायर का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 4 स्क्वायर का आ सकता है, इसमें 5 स्क्वायर का आ सकता है, इसमें 6 का, इसमें 7 का, इवन आ तो 8 का भी सकता है पर आता नहीं है। ठीक, और सब में बोलते हैं क्या, दे आर इन डायगोनली। डायगोनली मतलब उनके बीच में एक डायगोनल बनना चाहिए। ठीक, तो ऐसे 4 स्क्वायर निकालिए जिनमें क्या बन रहा हो, डायगोनल बन रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कहां डायगोनल बन रहा है। कोई अलग कलर का पेन ले लेते हैं, कौन सा दिखेगा इस पे, रेड। चलिए, जैसे 4 स्क्वायर निकालना डायगोनली हो तो 1 2 3 4 ऐसे 4 स्क्वायर ले सकते हो, यस और नो, 1 2 3 और 4। ठीक, ऐसा नहीं कि यही लो, 1 2 3 4 5 6 इनमें से भी कोई 4 निकाल सकते हो। कॉन्जुगेटेड नहीं बोला, उसमें क्या होना चाहिए, वो डायगोनली होना चाहिए, यही वर्ड आता है। तो इस यहां तक ले सकते हो। इन 8 में से कितने, कोई भी 4 ले सकते हैं। ठीक है, इनमें से भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। ये देखो ध्यान से, इन 6 में से कितने, 4 ले सकते हैं। या ये 1 2 3 4 5 इन 5 में से भी 4 ले सकते हैं। पर आप इन 4 में से ले सकते हो तो इधर से भी तो ले सकते हो, 1 2 3 और 4 अलग डायग्राम बना लेना। या इनमें से भी ले सकते हो, या इनमें से भी ले सकते हो, यस और नो। तो ऐसे कितने बन रहे हैं, समझने वाला टाइप है, और आंसर इसका जो आए उस आंसर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं अभी रजिस्टर नहीं रखा हूं, मैंने पूरा निकाला हुआ 2 3 4 5 6 7 8 तक का। तो अगर 4 स्क्वायर निकालना है तो कितने में से, देखिए सबसे पहले 4 स्क्वायर की बात करें तो 4 स्क्वायर निकालना है। चलिए 4 स्क्वायर निकालना तो क्या करोगे, 4C4, 4 में से 4 ही ले लो। पर ऐसे कितने हैं, 4, 1 2 3 4। 5 में से निकालना तो 5 वाले भी 4 कोने हैं, 6 वाले भी हो सकते हैं और 7, पर 8 वाले नहीं होंगे। 8 वाले स्क्वायर केवल 2 ही होंगे, बस यही उसमें नोटिस करना है। 2 टाइम्स ऑफ 8C4 आउट ऑफ, अब देखो यहां पर भी सी का यूज कर लिया, यहां का भी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। करिए सॉल्व और आंसर दीजिए। केवल 4 स्क्वायर बोला है, कॉन्जुगेटिव वर्ड नहीं होता डायगोनल में, तो कोई भी 4 स्क्वायर ले सकते हैं। ये 8 स्क्वायर में से कोई भी 4 लोगे
तो आप जब इनको देखोगे तो चेस बोर्ड है ना ये, तो वो कैसे दिखेंगे आपको? डायगनली दिखेंगे। अभी क्या था क्वेश्चन? साइड कॉमन थी, अब क्या बोला है? डायगनल्स। कितना आ रहा है देखना। और ये समझ में आ गया यहां पर C4 क्यों लिया और यहां पर C4 क्यों लिया है? क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में नीचे क्यों लिए थे C4? क्योंकि हम एक एक करके ड्रॉ कर रहे थे। यहां एक एक करके नहीं कर रहे, 5 में से कोई भी 4 निकाले, 5C4 6C4, वैसे ही नीचे भी 6C4 कर दिया। वहां क्या करा था हमने? हर स्क्वायर के बारे में अलग अलग बात की थी। इसलिए जैसे प्लेइंग कार्ड से 1 बाय 1 कार्ड निकाल लो तो C नहीं यूज करते, जब 1 बाय 1 निकालते तो C की बात खत्म। वैसे यहां पर बोलो आंसर। 13/2692 ये आंसर होता है, पर इसका है ये मुझे डाउट है थोड़ा सा, इस पे मुझे डाउट है। इस तरह का भी एक आंसर आता है, 7/744 टाइप का भी एक आंसर है, ऐसा है, कुछ अलग अलग है आंसर। हो सकता है ये हो, इस तरह का एक आंसर होता है। अब ये 4 ही का होगा तो मुझे याद नहीं है बस। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? जो लोग नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, उनकी प्रॉब्लम चेसबोर्ड नहीं है, वो चेसबोर्ड से बहुत आगे निकल गए वो। उनकी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन, और जब कैलकुलेशन नहीं होती तो पूछो क्या दिक्कत है? प्रोबेबिलिटी नहीं आती। रोना प्रोबेबिलिटी का मचाएंगे, आती कैलकुलेशन की दिक्कत है। सही करो। बाय 4 होने का बहुत बड़ा फायदा मिल गया, नीचे का बाय 4 ऊपर के बाय 4 से कैंसिल। होली के नशे से बाहर निकलिए। कई लोगों को तो देखो, आप देख के समझ में आ गया होगा आज कि अभी तक नींद नहीं खुली। जो मैं बोलता हूं ना, मंडे के बाद वेनसडे कब आता है? रंग पंचमी को, वो सॉरी होली पे। कल मंडे था, अब उनका सीधा वेनसडे आएगा। थ्री डाइस, ये 4 स्क्वायर का ये होता है शायद, ठीक है, हाँ यही आएगा 22692। 3 स्क्वायर का आता है 7/744 आई थिंक। ऐसे ही 5 स्क्वायर का भी आप बस 2 ऐसे निकाल लीजिएगा। पर बताइए अगर 3 स्क्वायर का निकालना होता तो क्या करते? 3 स्क्वायर का निकालना होता तो क्या करते? क्वेश्चन ऐसा स्टार्ट होता, 4 टाइम्स ऑफ 3C3 4C3 5C3 6C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अपॉन 5 स्क्वायर का होता तो 5C5 से स्टार्ट होता, 2 स्क्वायर का होता तो 2C2 से स्टार्ट होता। ओके, ट्राई जरूर कर लीजिएगा। ये 2 टाइप हैं, बहुत ही रेयरली पूछी गई हैं, पर पूछी जा सकती हैं, इसलिए बता दी। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर का परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी जरूर कर लें, तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। जिन चीज को लेकर तकलीफ में हो ना, पता चलेगा वो तकलीफ थी ही नहीं, है ना। कई बार हमें कोई बीमारी होती नहीं है, पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें बीमारी हो गई है, ठीक है ना। जैसे कई लोगों को यह बीमारी होती है कि उन्हें बहुत सोचने की बीमारी है, पर यह बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत सोचता हूं, है ना, तो इसलिए उन्हें ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम होती नहीं है, कई बार हम क्रिएट कर लेते हैं। तो आप लोग कभी भी याद रखो, जैसे मैंने आपको पीएनसी इतना पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, क्या नहीं आता वो छोड़ दो, सर ने ये टाइप नहीं करवाई, वो टाइप नहीं करवाई, वो सब बातें मुझसे मत करो, अपने आप से करो। पिछले साल के पेपर उठाओ, क्वेश्चन करना चालू करो, फिर समझ में आएगा
कि सर ने जो बताया उससे तो कम एग्जाम में आया, मैं दुखी किस बात के लिए था? ठीक है ना? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, अपना थॉट जो है वो हॉर्स जैसा रखिए, गधे जैसा मत रखिए। गधे के साथ क्या होता है, जैसे अब समर आ रहा है, गधे के साथ ये होता है कि समर में वो मोटा हो जाता है और विंटर में दुबला हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि विंटर में उसको चारों जगह हरी घास दिखती है, उसको लगता है मैंने कुछ खाया ही नहीं है ना? ये सच है, तो कुछ खाया ही नहीं, इतनी सारी घास अभी भी पड़ी, मुझे तो बहुत खाना है। और समर में उसे खाली मैदान दिखते हैं, उसे लगता है बहुत खा लिया, जबकि खाता उसको जब मिलता नहीं है फिर भी उसको ऐसा लगता है। तो वही होता है, कई बार हमारा दिमाग क्या देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे होता है ना, आप जब मैरिज में जाते हो तो बहुत प्लान से जाते हो, बहुत खाओगे, और लेते भी हो पहली बार की थाली में जितना भर सकते हो भर लेते हो, एक जरा सा कोना भी नहीं छोड़ते, क्योंकि मैंने देखा लोगों को बिल्कुल भर के ले आते हैं, दही भी ले आते हैं, चटनी भी डाल लेंगे, अचार भी रख लेंगे, कोने में पापड़ भी रख लेंगे, है ना? भले ही आलू गोभी नहीं खाते वो भी रख लेंगे कि चलो देख लेते हैं। पनीर तो रखना ही रखना है, उसमें पनीर के पीस ज्यादा रख लेते हैं कि उसी दिन उनको लगता है प्रोटीन खा लेंगे। अब सब भरने के बाद समझ में नहीं आता खाया क्या जाए, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। क्योंकि मैंने ये देखा है, जैसे मैं कभी भी जाऊं, मेरा मतलब मैं अपना इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कभी मैरिज में ज्यादा खा ही नहीं सकता, तो मुझे बहुत कॉमन आदत है दाल और चावल लेने की। पर मैंने देखा है जो ऐसी थाली भरते हैं वो थाली कोने में रखते हैं बाद में, और फिर दाल चावल लेते हैं। तो मैं बोलता पहले ही ले लो यार, इतना खाना क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो यही चीज होती है पढ़ाई के साथ भी, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ आता है, पर हमें फिर भी दिमाग में लगता है हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं और हम उस वजह से पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। पर वो बहुत सारी चीजें, इसका कोई अंत नहीं है। मैं 6 महीने भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूं ना, तो भी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगी, या कोई भी एक टॉपिक की। पर हमें हमारा एक लिमिटेशन पता होना चाहिए कि हमें कहां तक पढ़ना है। बेस्ट तरीका यह होता है, टॉपिक पढ़ाया, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो अपने एग्जाम के, किसी और के नहीं कि आप लेके बैठ गए कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, जेई एडवांस में ये कोई, हाँ ये भी दिक्कत है, जेई एडवांस में ये आया था, एलन के मटेरियल में ये छपा था, फिटजी ने ये दिया था। अब बैठे हुए नेट पर ये क्वेश्चन पड़े हुए थे, वो हमारे दोस्त ने 5 चैलेंजिंग प्रॉब्लम भेजी है, वो और करने के लिए बैठ गए। पहले ही कमी नहीं थी दुखों की, और 5 वो दुखों पाल लिया अपन ने। तो ये सब ना करें आप लोग, ये मैं आपको बता रहा हूं, और जैसे ही ये करोगे आपके स्कोर बढ़ने लगेंगे। ये आप अपने अंदर आदत डालो। ओरिजिनल पेपर आपके पास है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा करना चालू करो। चलो ये क्लियर? तो 3, 4, 5 सबके निकाल के रखना। ठीक है? तो कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस आपको ये समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक बेसिक क्वेश्चन भी बहुत कॉमन आता है, अभी निमसेट में आया होता, लिखिए 2 स्क्वायर सिलेक्टेड रैंडम, ये एक सबसे बेसिक क्वेश्चन है। 2 square selected at random on a chessboard. Find the probability. 2 square selected at random on a chessboard. Find the probability. Both are in, पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसको तीनों बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन, बोथ आर इन सेम कलर। और याद रखो, अपनी साइट पर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पूरे फोल्डर बनवा दिए, इवन जेई के भी हैं, निमसेट के भी हैं, एनडीए के भी पूरे हैं। बस आप जैसे ही जाओगे इंफॉर्मेशन में तो वहां पे आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे। बोलो क्या होगा? दे आर, वो क्या लिखा मैंने, बोथ आर इन सेम कलर, मतलब दोनों ही या तो क्या हो, व्हाइट कलर के हो, या दोनों ही ब्लैक। तो आप दो तरीके से कर सकते हो। आप बोलोगे 32 व्हाइट में से एक निकाला, या 32 ब्लैक में से दो निकाले आउट ऑफ पहला। क्लियर? इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे, दो कलर में से एक कलर निकाला और उस कलर से दो स्क्वायर निकाल दिया। अरे 2C1 मतलब 2 ना, 2 टाइम, वही जैसे प्लेइंग कार्ड में करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन,
बोथ आर इन डिफरेंट कलर, दोनों अलग अलग रंग के हो। बोथ आर इन डिफरेंट कलर, बोथ आर इन डिफरेंट कलर, दोनों अलग अलग कलर के हो। अलग अलग रंग के हो मतलब सिंपल, 32 व्हाइट में से कोई एक हो और 32 ब्लैक में से आउट ऑफ, ठीक, सॉरी 1। नेक्स्ट, बोथ आर व्हाइट, बोथ आर व्हाइट, दोनों व्हाइट हो या ब्लैक हो, ऐसा पूछ सकते हैं ना। ये तीन टाइप बनती, ये बहुत, ये वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये बिना चेस बोर्ड बनाए आप कर सकते हो, अगर आपको ये पता हो कि ब्लैक बोर्ड, वो चेस बोर्ड पे 32 व्हाइट और 32 ब्लैक होते हैं, क्योंकि कई बार वो दिमाग में नहीं आता, ऐसा लगता है 4-5 कलर हुए चेस बोर्ड में तो क्या करेंगे। हाँ, तो चेस बोर्ड की इमेज आना चाहिए दिमाग में, वो नहीं आना चाहिए सांप सीढ़ी, है ना। सांप सीढ़ी में होते हैं ना कई सारे कलर, आती वही इमेज दिमाग में, खेली वो ज्यादा होती है। चेस बोर्ड दिमाग वाला खेल है, कम खेला होता है तो इसलिए ध्यान रखिएगा। डन। तो ये तीन टाइप हो गए, क्लियर है ये। चलो, अब क्या होगा, इसके बाद भी जो आपके टेस्ट पेपर होंगे ना, प्रोबेबिलिटी के एक्चुअल पेपर जो होते जाएंगे, उनके क्वेश्चन जब आएंगे तो हम करते जाएंगे, अपने आप टाइप खत्म हो जाएंगे। वर्ड यूनिवर्सिटी इज अरेंज रैंडमली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आई डज नॉट कम टूगेदर, डज नॉट लिखा है तो पहले हम क्या करें, कम टूगेदर -1 कर दो। देखिए, एक तरीका वो है और एक और तरीका है जो हमने परमुटेशन में सीखा था कि आई को साथ ही मत रखो, है ना, याद है ना। तो है कितने आई यहां पर, इन दो आई को छोड़ दो, अब बचे कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर को अरेंज करने के हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 8, याद आया। 9 प्लेस मिलेंगे, इन 9 प्लेसेस पर आप कोई भी आई को रख दो, तो पहले आई को रखने के लिए कितनी जगह, अगली को 8, पर दोनों आई सेम है, बाय 2, और टोटल केस फैक्टोरियल 10 बाय, नीचे भी तो 2 होगा, आई रिपीट हो रहा है, कर लो सॉल्व, 100% आ जाएगा। बोथ आर व्हाइट मतलब बेटा चेस बोर्ड में दोनों व्हाइट स्क्वायर हो, ये मतलब हुआ। ये स्विच बंद कर देना बेटा, एसी वाले। ठीक, फिर समझ लो, ये क्वेश्चन तो आपने किया ना बेटा। देखो, टोटल लेटर है 10, पहले प्रोबेबिलिटी का टोटल केस करो, टोटल लेटर है 10, तो टोटल केस होंगे फैक्टोरियल 10 बाय दोनों आई, एक जो 2 आई है वो रिपीट हो रहा है, ये टोटल केस हो गए। आप 2 आई को अलग कर दो तो बचे कितने, 8 लेटर, 8 लेटर को अरेंज करने के वे फैक्टोरियल 8, ये जो 8 लेटर हैं इनके बीच में जो जगह है उनमें से कोई भी 2 जगहों पे आई रख दो। अगर आई नहीं होते तो हम पहले सीधा सीधा क्या लिखते हैं, 9 इंटू 8, अगर आई और एम होता मान लो या आईपी होता, है ना, पर वो दोनों आई सेम है इसलिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, बस खत्म। क्या आ रहा सॉल्व करके, ये दोनों कैंसिल, ये फैक्टोरियल 9 कैंसिल, तो 8 बाय 10 बचा, यानी 4 बाय 5, 4 बाय 5 इज अ राइट आंसर। डन। करिए। A die is thrown 2 times, ठीक है, इफ गेटिंग द ऑड नंबर इज कंसिडर एज सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, यानी एक डाइस को कितने बार फेंक रहे हो, और इफ गेटिंग द ऑड नंबर इज कंसिडर एज सक्सेस, अगर ऑड नंबर आता है तो सक्सेसफुल होते हो आप, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, यानी दोनों बार ही क्या है
ऑड नंबर, तो पहली बार ऑड नंबर है इसके चांस, और दूसरी बार भी ऑड नंबर है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, हॉर्स रेस द ऑड इन, देखो ध्यान से क्या दिया है, फेवर दिया या अगेंस्ट, बस दो ही कीवर्ड होते हैं। फेवर दिया है तो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल दिए, तो हॉर्स ए के विनिंग चांस बोलो 1/3, बी के विनिंग चांस 1/4 और सी के विनिंग चांस। द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस, कोई एक विन हो तो ऑब्वियसली एक ही कोई विन होगा। क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस, तीनों को ऐड कर दो, तीनों तो वैसे भी नहीं जीतेंगे ना, करो तीनों का, 1 माइनस नन ऑफ देम कर दो, मतलब कुछ मत करो, सीधा इसको ऐड तो करो, सीधा ऐड कर दो। आप जो जो करोगे वो बता देता हूं आप क्या क्या करोगे। 20/60 बोलो, 20 15 प्लस 12 बोलो 47/60। ये तीनों को ऐड क्यों किया बताता हूं, पहले बताइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तीनों हॉर्स एक समय में तो विन होंगे नहीं। इन अ रेस लिखा है, इन अ हॉर्स रेस मतलब एक कोई रेस की बात कर रहे हैं, तो कोई एक ही जीतेगा, तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो सीधा सीधा ऐड कर दो, आइदर विन ए और विन बी और विन सी। अब आप जो बोल रहे हैं इसको वो बिल्कुल कर सकते हैं कि एक विन हो, मतलब ये विन हुआ, ए विन हुआ, बी और सी नहीं हुआ, बी विन हुआ, ए और सी नहीं हुआ, सी विन हुआ, ए भी नहीं हुआ, उससे भी यही आंसर आएगा, पर उससे टाइम बढ़ जाएगा। सीधा एडिशन करना है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सबसे अच्छा। कोई एक सिंगल रेस में कभी भी दो लोग नहीं जीत सकते, कोई एक ही जीतेगा। ओके, और ये तो समझ में आ गया ना, ये 1/3 कैसे आया, रेशो क्या है, यानी फेवरेबल 1 है और अनफेवरेबल 2 है, तो हैपनिंग क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। 1 माइनस नन ऑफ देम मत कर देना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट में होता है वो एटलीस्ट वन ऑफ देम के लिए, इसलिए वो नहीं करना है। नहीं तो कई लोग कर देते हैं, वो 1 - 160 दिया नहीं है आंसर ये बाई चांस। आप फेयर कॉइन इज टॉस बोलो 100 टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एन ऑड नंबर ऑफ टाइम, पहले भी कर चुके हैं। ऑड नंबर ऑफ टाइम मतलब वैसे मेथड के हिसाब से ऐसा होता है 100C1 100C3 है ना, अपॉन 2 पावर 100। पर ऑड नंबर मतलब एक ही बार मान लो, मैंने पहले भी बताया था एन के लिए क्वेश्चन कि एक ही बार थ्रो कर रहे हो तो हेड आने के चांस 1/2। ओके, हर जगह 1 माइनस नन ऑफ देम नहीं करना है। चलिए ए एंड बी आर टू, क्या वर्ड लिखा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट का फायदा यह होता है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी ए इंटू पी बी, तो ये पी ए के इक्वली तो है, तो 1/2 ये सही तो लिखा है, बी भी सही है, तो बस खत्म, ऑल ऑफ द अबव। अगर ऑल ऑफ द अबव में तो दो ही चेक करते हैं, तीनों नहीं करते।
क्वेश्चन नंबर 12 बेटा मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूं, ऑड नंबर ऑफ टाइम का मतलब है या तो एक बार 3 बार, तो उसमें केवल एक ही कॉइन मान लो और एक कॉइन पे हेड आने के चांस कितने 1/2, बस उससे आंसर निकल आता है। ये क्लियर? A bag contains 6 red, 5 black, 5 white and 4 black ball। एक ही बैग है ना? A bag contain, तो क्या क्या है बताना? 6 red, 5 white and 4 black balls। 2 ball are drawn, the probability that none of them is red। दो निकालिए, दोनों ही रेड ना हो, तो रेड ना हो तो किसमें से निकाल लो? अपॉन कितना? 15C2। करिए सर। 9 इंटू 8 अपॉन 15 इंटू, ये 3 से 3 टाइम, ये 5 टाइम, ये 2 से 4 टाइम, ये कितना 12/, ये है तो 12/35 क्यों ढूंढ रहा? डन। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी 1 माइनस मत करिए, 1 माइनस का चक्कर ही मत पालिए। यहां पर 1 माइनस काय के लिए करना है? 1 माइनस से हमेशा कंफ्यूजन होगा। क्या बोला? कोई भी बॉल रेड ना हो, करना आप ही को है, करना आप ही को है। तो आप एक सोच लीजिए कि रेड नहीं निकली दोनों, तो बची हुई व्हाइट और ब्लैक में से 2 निकाल दी। ओके, इन अ सिंगल थ्रो, ये तो खैर हो गया होगा। सिंगल थ्रो ऑफ 1 die, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 and 4। सिंगल थ्रो ऑफ 1 die, पेयर ऑफ डाइज होना चाहिए था। क्वेश्चन में क्या है वो बता रहा हूं, चेंज अभी के हिसाब से क्वेश्चन नन होगा, क्योंकि इन सिंगल थ्रो ऑफ 1 डाई हो ही नहीं सकता। एक डाई पे 3 and 4 नहीं आएगा, या तो 3 और 4 दिया होता। पर ऑप्शन देख के पता चल रहा अपॉन में क्या लिखा है, इसका मतलब यहां पर सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज होना चाहिए था। अभी के हिसाब से नन बोल सकते हो। तो एक पर 3 and 4 ऐसा है, ठीक है? तो गलत क्वेश्चन पे ना उलझे तो अच्छा है। अभी के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बोलिए। 0। अभी के हिसाब से 0, क्योंकि 3 and 4 एक डाइस पर एक समय में नहीं आ सकता। खत्म। ये एक टाइप बतानी थी मुझे आपको एपी के लिए। आउट ऑफ 21 टिकट मार्क विद द नंबर 1 to 21, 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, द चांस दैट द नंबर ऑल आर देम इन एपी। इसके लिए कंसेप्ट होता है 21 मतलब आउट ऑफ, एक फॉर्मूला बना लीजिए, आउट ऑफ 2n+1 टिकट। 3 टिकट ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे आर इन एपी। आंसर होता है इसका 3n अपॉन 4n² - 1। मैं कंसेप्ट बता देता हूं, इवन के लिए भी बनाया हुआ था मैंने फॉर्मूला। तो यहां पर 21 को इस फॉर्म में लिखना, जरा 2n+1 कैसे लिखोगे? 2 × +1, तो n कितना रखो उसमें 10, 3 × 10 अपॉन 4 × 10 का स्क्वायर, तो 3 × 10 अपॉन 399। क्यों? तो 10 अपॉन, है कोई? अभी देखता हूं ऑप्शन सी कौन सा गलत आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके,
इसको करते कैसे हैं वो बता रहा हूं। 21 थोड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा एग्जांपल लेके करते हैं। और इसका प्रूफ इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये इवन नंबर हो तो भी ऐसे ही कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, 3n अपॉन, लिखिए, आउट ऑफ 9 टिकट, लिखिए क्वेश्चन, आउट ऑफ 9 टिकट, सेम क्वेश्चन है, बस 9 कर लेना आप। आउट ऑफ 9 टिकट 3 टिकट ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे आर इन एपी। ठीक है, हमेशा इस पे ऑड पे ही क्वेश्चन आया है, पर इवन का मैंने अपनी तरफ से फॉर्मूला लिखवाया था, लास्ट ईयर प्रूव करवाया था उसका। तो पहले हम 9 टिकट का कंसेप्ट समझे, आप लोग खुद इवन का प्रूव करिए। 9 टिकट लिखा है तो इसको ऐसा लिखते हैं आप, यस और नो। इसका पर्पज होता है ये क्यों लिखा है। अभी अगर फॉर्मूले से करता तो क्या लिखता, यही लिखता ना, क्यों। ये आंसर होना चाहिए था, ठीक। अब हम इसका मेथड समझते हैं। एक बार बताओ, आपको बोला है आउट ऑफ 9 टिकट्स 3 टिकट ड्रॉन एट रैंडम दे आर इन एपी। एपी का पता कैसे चलता है, कॉमन डिफरेंस है। मान लो कॉमन डिफरेंस हो सकता है, कॉमन डिफरेंस क्या हो, 1। अगर 1 हुआ तो कितने पेयर बनेंगे, बोलो। 8 नहीं, 7 पेयर बनेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस 2 हुआ तो बताओ कितने पेयर बनेंगे, 1 3 5, समझना। 2 4 6, 3 5 7, 5 7 9, बोलो कितने पेयर बने, 5। अगर कॉमन डिफरेंस, अभी आ रहा हूं आपके पास, कॉमन डिफरेंस 3 हुआ तो कितने पेयर बनेंगे, 1 4 7, 2 5 8, 3 6 और 9, बोलो। कुछ क्लिक कर रहा है, ये भी एपी बनाते हैं, एक्चुअल में पूरा कंसेप्ट है वो, इसलिए ऐसा बना है। कॉमन डिफरेंस 4 हुआ तो बोलो कितने, और एक और लॉजिक समझो, कॉमन डिफरेंस 4 हुआ तो 1, पर आखिरी डिफरेंस क्या है, 4। ये n को डिसाइड कर रहा है, इसलिए इस टर्म में लिखा जाता है। ये उसका पूरा लॉजिक है उसका। ऐसे इवन टर्म हो तो बना लो, आपको डिफरेंस देखना है 1 2 3 4। अब 21 में थोड़ा लंबा होता है, इसलिए मैंने छोटा क्वेश्चन ले लिया, और कोई रीजन नहीं है। तो यहां पर ऑड की सीरीज बनती है। अब इवन हो तो ये मुझसे मत पूछना क्या करोगे, कभी खुद भी कर ले, अपन हम भी कर लें कभी कभी। हर चीज मुझसे मत करवाओ मेहनत, मेरी मेहनत ज्यादा करवाओगे तो आपको फिर ऑप्शन ज्यादा बड़ा देना पड़ेगा। तो इतनी बोली लगा पाओ फिर, इसलिए अच्छा ये है कि थोड़ा ध्यान रखो इस बात का कि अपने आप से करवाओ तो लोग आपको खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, टोटल केसेस ही होगा। टोटल केसेस मतलब हो गया एन स्क्वायर, ऑड का समीशन एन स्क्वायर होता है ना। इसका प्रूफ भी वहीं से आया पूरा। क्या होता है इसमें, एन स्क्वायर अपॉन 2n+1 C3। इसको सॉल्व करने पे वो रिजल्ट आता है जो मैंने लिखा था डायरेक्ट। इसको सॉल्व करोगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा, करके देखो आप करते तो क्या होता बताओ, एन स्क्वायर, आप खुद ही करो चलो, अपॉन 2n+1, बोलो 2n, 2n-1 अपॉन 3 2 1, राइट। 2 से ये 2 और एक n कैंसिल, ये 3 ऊपर चला गया, तो 3n अपॉन, क्लियर। वो लॉजिक था इसका। ठीक। और इवन नंबर कैसे पता चलता, इवन में ऐसा दिया होगा, 2n+2 वाली फॉर्म हो तो इसका लिख लो एपी का, 3/2n+1।
नहीं, 3/4n+2, 4n+2 ना? हाँ सही है। हमने करा था प्रूफ, इसको याद हो आपको लास्ट ईयर, 3/4n+2। पर मैं कह रहा हूं भूल भी जाओ तो आपको टेक्निक पता होना चाहिए बस। इवन का कोई एग्जांपल सीख लो आप। मान लो कि आपके पास कितने टिकट है? 8 टिकट है। 8 टिकट है तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, यस और नो? पहले किस फॉर्म में लिखो? 2 × 3 + 2, तो यानी n कितना हो गया बेटा? 3। पहले मैं आंसर निकालूंगा फिर करेंगे हम। 3/4 × 3 + 2 बोलो, 3/14। अब बताओ इसमें क्या क्या होगा अगर मैं बोलूं मेथड से करके बताओ। आप लोग है ना चीजें सीखो, जितना सीखोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 1 2 3 2 3 4 से लेके 8 टिकट है ना? 5 6 नहीं, 6 7 और 8, मतलब कितने केसेस? 6 केसेस। मान लो D2 हुआ तो 1 3 5 2 4 6 से लेके 5 6 7 8 नहीं, हाँ 4, यानी कितने केसेस? 4। और D3 हुआ तो बोलो 1 4 7 2 5 8, कितने केसेस? ये देखो ये भी एपी बन रहा है। 8 में 8 की एपी बनती, इवन में इवन की। अब ऐड करो, 10 + 2 कितना? 12/8C3 लिखना, तो 12/876/321। क्यों बेटा? ये पूरा कैंसिल, तो 12/8 × 7, 4 से कैंसिल, 3 टाइम 2 टाइम, 3/14। मैं तो हमेशा बोलता हूं फॉर्मूला याद रहने से टाइम सेव होता है, पर कभी स्किप हो जाए तो कंसेप्ट पता होगा तो अच्छा रहेगा। जैसे चेस बोर्ड का इतना मेहनत क्यों करवाई? कहने को बोल देता याद कर लो 2/18 आंसर, वो 1/18 या 7/, पर एक कंसेप्ट भी सीख लिया फिर आंसर याद कर लिया। अच्छा, कंसेप्ट के बाद जब आप उसका सॉल्यूशन सीखते हो तो आपको समझ में आता है अगर पेपर में मुझे करना पड़ा, भूल गया तो मैं नहीं करूंगा। क्यों? उसका सॉल्यूशन टाइम ले रहा है। ये क्लियरिटी भी आती है सॉल्यूशन पता होने से। ठीक है, अब दिमाग में बिना बात के फितूर चलेंगे कि 3 टिकट ही ड्रॉ करेंगे, 2 नहीं करेंगे। एपी में मिनिमम कितने टर्म चाहिए होते हैं? एपी के लिए, जीपी के लिए, एचपी के लिए मिनिमम कितने टर्म होना चाहिए? 3। तो 3 पे ही बनेगा क्वेश्चन, ज्यादा परेशान ना हो। 4 5 6 बनाने को जितना बनाना बना लेना। ठीक है, आपका अगर 2 रोटी से पेट भरता है तो आप 20 बना लो, उसमें कोई रोक नहीं रहा आपको, गैस और आटा और कुछ भी। पर वो 20 रोटी का करोगे क्या पहले ही डिसाइड करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है पर पता होना चाहिए। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड नंबर 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग विच इज अ स्क्वायर। तो 1 से 100 में कितने स्क्वायर होते हैं? 10। कैसे पता चला 10? आप लास्ट स्क्वायर नंबर देख लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना? तो बस 10 स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को मैं इसलिए करवाता हूं, मान लो 200 होते तो 200 होता तो 14/200। बहुत स्पीड में करो भाई। लास्ट 14 का स्क्वायर बोलो, लास्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो, नियरेस्ट, खत्म क्वेश्चन, इतने में क्वेश्चन खत्म। 14 का स्क्वायर 196, यानी 1 से 200 में 14 नंबर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। मान लो यही क्वेश्चन करो 300 पे, बताओ जल्दी से। 17 का स्क्वायर 289, तो 17/300, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289। लॉजिक ये है उसका। मान लो यही क्वेश्चन हो 400 का, नहीं 19 20 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर ही होता है सीधा सीधा 400, 19 मत कर देना। 19 गलत नहीं है, पर उसके बाद 20 भी है ना, वो कई बार हमारे हालत में एकदम हो जाता है रिफ्लेक्ट में, तो यहां 20 ही होगा।
20/400, मान लो 500 होता तो ऑब्वियसली 22 का स्क्वायर होता है 484. यस और नो? फॉर एनी इवेंट PA plus PA bar is 1. लेस देन 1, लेस देन 1 फिर -10 भी हो सकता है. ग्रेटर देन 1 तो होता ही नहीं है कभी. और हैपनिंग और नॉट हैपनिंग कभी जीरो नहीं होता. ऐसा नहीं हो सकता कि आप पास और फेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो. इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है. चलिए, A die is rolled 3 times मतलब 3 बार फेंक रहा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लार्जर नंबर देन प्रीवियस नंबर. पिछली बार से लार्जर नंबर आए. ठीक है, नंबर कितने मतलब लार्जर नंबर का मतलब है सब पे अलग अलग आए. मान लो पहले पे 3 आया तो अगले पे 4, अगले पे 5, या 3, 5, 6 भी हो सकता है, या 3, 4, 6 भी हो सकता है. मैं आपको एक सेटिंग बताता हूं कि सिंपल तरीका, पहले ट्रिक बताता हूं. नीचे टोटल के साथ आ गए 216. 6 नंबर होते हैं 1 2 3, तो 6 में से 3 निकाल लो. 63 कितना 20, तो बस 20 केसेस हो जाएंगे. 3 नंबर चाहिए ना आपको. अब आप इसे करते कैसे हैं वो बता रहा हूं. ये तो तरीका बताया. देखिए क्या है इसमें, केसेस कैसे बनाते हैं बता रहा हूं. पहली डाइस पर मान लो 1 आया तो दूसरे पे क्या आ सकता है 2 आ सकता है. तो इस पे क्या क्या आ सकता है. मान लो पहली पे 1 या 2 आया तो इस पे आपके मन में जो आएगा मैं सब बताऊंगा. मान लो इस पे 1 2 3 आया, मान लो इस पे 1 2 3 4 आया. यही पॉसिबिलिटी है ना. अब इसका मतलब समझ लेना पहले आप क्या होता है. कई लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते. इसका मतलब है पहली पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 1 आया, 2 आया, 1 2 और ये हो सकता है. अब इसका मतलब जानते हो क्या है. इसका मतलब है पहली पे 1 आया तो 3 भी आ सकता है, ऊपर 3 आया तो 4 ही आएगा. नहीं समझे बेटा. या 1 3 के साथ 5 भी आएगा, या 1 3 के साथ, या 1 बस खत्म. अब 2 के साथ भी करते आप तो 2 के साथ 3 ऐसे. अब इनको गिनो. ये कितना केस 1, ये कितने 4, ये हो गया 4 केसेस. ठीक है, ये कितने केसेस 2, ये कितने ओवरऑल 6, ये कितने केसेस 3, ये कितने ये बोलो 4 1 1 बोलो 4 ओवरऑल 20. 6 में से 3 नंबर लेना है तो 63 से जो रिजल्ट आया वो इससे आया. लॉजिक ये है एक्चुअल में, वो तो मैंने आपको केवल ट्रिक बता दी बस. सही लॉजिक यही है, कंसेप्ट यही है उसका. हर नंबर पिछली डाइस मतलब नंबर लार्जर होना चाहिए. ओके बेटा. आपके मन में जो आ रहा है ना, आपको लगता है कि सर 2 4 6 भी आ सकता है, तो मैं बोलूंगा ये 2 4 और 6 सारे कॉम्बिनेशन होंगे इसमें, सब कॉम्बिनेशन है. और 63 में क्या किया मैंने कि तीनों नंबर अलग अलग होना चाहिए. बात पक्की है. यस और नो. 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6, कोई नंबर सेम तो होंगे नहीं, तो बस 6 में से 3 नंबर निकालना, ऐसा सोच लो 20. और वो जो 3 नंबर है उनका ऑर्डर जो भी निकले होंगे उनका ऑर्डर ऐसे रख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बस खत्म. तो 20 केसेस है, 20 केसेस के हर नंबर को क्या कर लो असेंडिंग ऑर्डर. मान लो ये 20 नंबर निकले तो ये 20 नंबर मतलब कौन से हो सकता है 1 2 3 ड्रॉ हुए है ना, या 3 2 1 हुए मान लो. तो आप इसे ऐसा तो लिख सकते हो ना खुद. ये तो इसने ड्रॉ करके दिया है बस.
ओके। अब ये क्यों बताया, मान लो 5 डाइज हो तो इतने केस बनाने की जरूरत नहीं ना भैया, सीधे सीधे कर दोगे। फिर 5 केस होंगे तो 6C5, 5 डाइज हुई तो पांचों नंबर अलग अलग हो तो 5 ही केस 6C5 यानी 6 केस ही बनेंगे बस, और 6 केसेस बना सकते हो आप। ओके, और ये समझ में आ गया मैंने 2 क्यों लिखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई बेटा 2/6, इस नंबर के आने की 1/3, इस नंबर के आने की वो सॉरी 1/6, और इस नंबर के आने की 1 2 3 केस तो 3/6। तो मैंने केवल इतना करा कि 216 क्योंकि पहले ही से लिख लिया था तो ऊपर के केसेस का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। लॉजिक ये कि इस पे 1 आए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इस पे 2 आए 1/6, इस पर ये आया तो 4/6, तीनों का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डाइज है इंडिपेंडेंट है ना। जैसे इस पे ये नंबर आए बोलो 4/6 1/6, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम था तो हमने न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई कर लिया। स्मार्ट स्किल इसी को कहते हैं, एक है कि हम लगे हुए हैं गधा माली करने में, ठीक। चलिए, अब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बस खत्म, ये कुछ नहीं है क्वेश्चन। कुछ लोग दिमाग चलाएं इसलिए दिया है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो नॉट इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, नहीं होंगे ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकते जब पहले ही क्या बोल दिया इंडिपेंडेंट है, तो ऑल्सो इंडिपेंडेंट। चलो अब इसके बचे हुए क्वेश्चन सिंपल थे, चेस बोर्ड वगैरह टाइप कवर करनी थी वो हो गई। अच्छा, अभी जो मेरी क्लास है 21 वालों की ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें मैं आज स्टार्ट करूंगा इक्वेशन पर। अब थोड़ा सा चेंज लाऊंगा, जो आप लोगों ने सजेशन दिया था, एक तो थ्योरी पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो जिसको अटेंड करनी है वो 6:30 पे रेडी रहे, जिसको नहीं करनी है वो अपनी पढ़ाई करे, ठीक है। और पेपर एनालिसिस पे वर्क करो आप सब लोग, फिर बोल रहा हूं बिना पेपर एनालिसिस के स्कोर नहीं बढ़ेगा। दूसरा, जो भी टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अपने आप से ये मत बोलो कि बहुत कंफ्यूजन है, जहां ये बोलोगे ना आप, जहां ये वर्ड निकला वो टॉपिक की पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी। मैं दौड़ने तो जा रहा हूं पर मुझे लगता है हार जाऊंगा, आप जीत के आओगे क्या कभी, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। मैं खाना तो खाता हूं, पेट नहीं भरता, खाते रहो, पेट खराब हो जाएगा पर पेट नहीं भरेगा। हाँ ये फैक्ट है, क्योंकि वो मन में जो आपने विचार पाल लिया उससे सब कुछ डिपेंड करता है। तो पहले ये बात अपने आप को समझानी है कि मैं जो पढ़ रहा हूं उससे मुझे बन रहा है, नहीं बनेंगे 5% क्वेश्चन, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे 95% की फिक्र है। और दुनिया पूरी जो है ना वो 5% की फिक्र में मरी जा रही है कि ये 5% हो जाए मेरा तो बस भला हो जाएगा। वो 5% कब होगा बताओ, जब ये 95% हो जाएगा। तो पहले इस 95 की चिंता करो, ये 5 होने लगेगा। हम इस 5 की कर रहे हैं तो इसका तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। पेपर में भी यही होता है, जब हम पेपर देते हैं तो जो बिल्कुल बनने वाले क्वेश्चन है ना हम बाद में कर लेंगे, पहले ये देख लेते हैं जो नहीं बन रहा है। हो गया कवाड़ा पेपर का। तो ये छोटी छोटी चीजों पे वर्क करो। दूसरा, कुछ ऑर्डर फॉलो करो, जैसे जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो तुरंत कैलकुलस करो। क्यों, क्योंकि कैलकुलस पूरी किस पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री पे। आपने जब ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन किए तो आप फील करना आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज हो गए। तुरंत कैलकुलस किया तो आपका स्विचिंग टाइम नहीं लगेगा, आपको वही फॉर्मूले जो पहले से याद थे वो कर रहे हो। आपने ट्रिग्नोमेट्री का कोऑर्डिनेट करा, फिर कैलकुलस करा, फिर से ओवर वो करोगे। जब 2D करो तो उसी के साथ वेक्टर कर डालो, एक ऑर्डर होता है। पीएनसी करो उसी के साथ प्रोबेबिलिटी कर डालो। कुछ टॉपिक के रूल बनाओ पेपर में जिससे कि आपका एक पैटर्न फॉलो हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे चेंज लाओ। पेपर एनालिसिस अभी स्टार्ट कर दूंगा मैं, और साथ में रीजनिंग के भी एनालिसिस स्टार्ट करूंगा अगले वीक से। इस वीक में काफी कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट था कल से वेक्टर 3-4 क्लास में वेक्टर इतना हो जाएगा, फिर हम थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है। चलो ब्रेक ले लो एक छोटा सा। अटेम्प्ट बढ़ने लगेंगे अगर आप सिंपल से टॉप पे जाओगे बेटा तो। थैंक यू।
टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, चिंता मत करो बेटा। भी आप लोग खुद भी करो, और अभी एक आध हफ्ते बाद मैंने बोला है कि सॉल्यूशन देने लगूंगा।